हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम लोग वेदांता के करेंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि करेंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी के शेयर को स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। उसके साथ कंपनी के आरओई को कैसे मैनिपुलेट करके एक इन्वेस्टर को गुमराह किया जाता है, इस वीडियो के अंदर वो भी हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बेसिस पे। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये वेदांता का वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में आफ्टर कोरोना इसने एक बुल ट्रेंड पकड़ा था, जहां पे बुल ट्रेंड को खत्म करके ये 2 लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आने की कोशिश किया था। उसके बाद एक बेयर फ्लैग इसने क्रिएट किया था और एक बेयर फ्लैग नीचे की तरफ और एक बुल फ्लैग ऊपर की तरफ जनरली ब्रेकआउट करता है, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसने फिर से 2 लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आने की कोशिश किया है, मगर क्या ये 2 लेग का फॉर्मेशन हो सकता है? यहाँ पे हम लोग इस चार्ट को और थोड़ा डीपली समझते हैं। तो यहाँ पे जनरली 3 लेग के बाद ये ट्रेंड खत्म होना चाहिए था, मगर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ये साइड वे में चला गया। साइड वे में जाने के बाद ये पहली बार यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है, मगर फर्स्ट टाइम किसी भी चैनल या ट्रेडिंग रेंज के थ्रू ब्रेकआउट करने से वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होता है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही समझा है। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसने फिर से अपने ट्रेडिंग रेंज के अंदर चला आया, फिर यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है नीचे की तरफ, जो सक्सेसफुल हो गया है। फिर ये नीचे आने के बाद यहाँ पे जितना प्राइस एक्शन था उतना ही प्राइस एक्शन इसने क्रिएट किया है और फर्दर ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था, मगर मल्टीपल टाइम ये फेल होकर फिर नीचे आने की कोशिश किया है। तो इस तरीके का जनरली जो बिग वेज है, या यहाँ पे आप कह सकते हैं एक बेयर का फॉर्मेशन है, ये जनरली 3 लेग का होता है। जहां पे इसे अगर हम लोग 1 लेग मान लेते हैं, इसे अगर हम लोग 2 लेग मान लेते हैं, तो और एक लेग होने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रखता है। मगर ये मार्केट है, यहाँ पे 2 लेग का फॉर्मेशन भी ये बाद में क्रिएट कर सकता है। मगर हम लोग अगर लॉन्ग टर्म के चार्ट में देखे हैं, ये करेंटली अपने सपोर्ट पॉइंट के आसपास है। जैसे कि पिछले टाइम ये जितना गिरा था, करेंटली वहां तक गिरने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ओनली 10 to 30% तक ही है कि ऊपर ये इसे ब्रेकआउट करे, फिर ये एक डबल बॉटम बनाए, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करे और पिछले टाइम का जो स्विंग हाई है उसे तोड़ के सस्टेन करे ऊपर, फिर ये ऊपर एक बुल ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो। तो करेंट सिचुएशन में अगर आपके पास कंपनी का स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन है, तो यहाँ पे आपके लिए जो फर्स्ट स्टॉप लॉस बनेगा 204 के आसपास, जो कि है ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे। सेकंड जो यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा आपके लिए वो होगा इसके नीचे। इसे अगर तोड़ देता है तो फर्दर वो और थोड़ा नीचे गिर सकता है। उसके बाद ये एक 2 लेग का फॉर्मेशन यहाँ पे करके पुल बैक करने के बाद फर्दर वो अपना डायरेक्शन चूज कर सकता है। वो अप की तरफ भी हो सकता है, डाउन की तरफ भी हो सकता है। तो आपको करंट जो टेक प्रॉफिट मिल सकता है, यहाँ पे हम लोग उस पॉइंट को भी देख सकते हैं, या जो रेजिस्टेंस मिल सकता है। करेंटली इसे फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा 275 के आसपास, जो कि है ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे। इसे अगर अच्छे तरीके से ये ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट जो इसे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा जो होगा 340 के आसपास। इसके बीच में अगर ये यहाँ तक भी चला जाए तो इसके बीच में अगर कोई रिवर्सल का पैटर्न आता है तो वहां से भी आप एग्जिट कर सकते हैं। मगर यहाँ पे अगर आप कोई न्यू स्विंग पोजीशन लेते हैं तो न्यू स्विंग पोजीशन कब लेना है उसके बारे में थोड़ा बाद हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करता है और सस्टेन कर जाता है, फर्दर इसका मूव यहाँ तक यानी इसके टॉप तक भी यानी 440 के ऊपर तक भी हो सकता है। तो अभी बात करते हैं, अगर आपके पास स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है तो करेंटली क्या आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन मिल सकता है? जरूर मिल सकता है, मगर ये डिपेंड करेगा कंपनी के थोड़ा सा कंडीशन के ऊपर या मार्केट के थोड़ा सा कंडीशन के ऊपर। जैसे कि यहाँ से अगर ये थोड़ा सा ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन करके फिर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव लेता है, बिग 3-4 कैंडल क्रिएट करके ये ऊपर जाता है, फिर ये छोटा सा पुल बैक करता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है और प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ के यहाँ पे जाके थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये एक सक्सेसफुल बुल ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट होगा, तब यहाँ पे आपको स्विंग पोजीशन मिल सकता है।
और आपके लिए जो फर्स्ट यहाँ पे टारगेट होगा जैसे मैंने बताया है 275 के आसपास, यानी ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे, और आपके लिए फर्स्ट जो यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे, यानी यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा बनेगा और आपके लिए जो टेक प्रॉफिट है वो 1:2 के आसपास बन जाएगा। तो ये एक अच्छा स्विंग पॉइंट हो सकता है, मगर करेंट सिचुएशन में आपको वेट एंड वॉच करना होगा, क्योंकि कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके ऊपर मुझे थोड़ा डाउट है। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के अंदर अगर आप देखें तो पिछले क्वार्टर से इसने मार्च के क्वार्टर से अगर दिसंबर के क्वार्टर हम लोग कंपेयर करें तो अच्छा खासा इसने रेवेन्यू को जनरेट किया है, मगर पिछले साल के मार्च के क्वार्टर से ये कम है। और जून के क्वार्टर में तो इसने ब्रेक ही कर दिया, आप देख सकते हैं पिछले साल के जून के क्वार्टर से तो ये कम है, मगर करंट क्वार्टर से भी ये कम है, यानी मार्च के क्वार्टर से। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसका गिर रहा है, इंटरेस्ट पेएबल भी दनादन यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी एक कंसर्न है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार यहाँ पे इंप्रूव करने की कोशिश किया जा रहा है, मगर ये थोड़ा सा फ्लैक्चुएट कर रहा है, कंपनी को इसे सुधारना चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम पे जो प्राइस एप्रिसिएशन का एक प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे थोड़ा सा और घट जाएगा। यहाँ पे अगर रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू कुछ खास अच्छे तरीके से पिछले साल के हिसाब से नहीं बढ़ा है, यहाँ पे थोड़ा सा ही यहाँ पे ये गिरा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ का जो रेवेन्यू है वो फ्लैक्चुएट कर रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन काफी हद तक गिर गया है, और इंटरेस्ट पेएबल कंपनी का यहाँ पे मोर देन 40% के आसपास बढ़ गया है पिछले 2 साल के मुकाबले। तो रेवेन्यू गिरा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है और इंटरेस्ट पेएबल बढ़ा है, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे गिरना लाजमी है, तो नेट प्रॉफिट भी उसी हिसाब से गिरा है। और यहाँ पे और एक जो प्रॉब्लम है कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो के अंदर, कंपनी का यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना अच्छे तरीके से रेवेन्यू गिरा है और नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरा है, मगर यहाँ पे आरओई कंपनी का मेंटेन हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेट टू इक्विटी बढ़ गया है, तो डेट टू इक्विटी बढ़ जाने से सर कैसे यहाँ पे आरओई मेंटेन होता है? देखिए कंपनी ज्यादा डेट लेके यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ज्यादा, उसके साथ प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, मगर इसका जो यहाँ पे इक्विटी है इक्विटी तो उतना ही रहेगा। तो हम लोग जब नेट प्रॉफिट के साथ इक्विटी को डिवाइडेड करेंगे तो यहाँ पे आरओई हमारा ज्यादा निकल के आएगा, मगर ओवरऑल जो पैसा है वो डेट के अंदर चला जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे आरओई को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया है। तो अगर हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट में देखें तो बैलेंस शीट के अंदर हम लोग और एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी का यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विटी कैपिटल कंसिस्टेंट है, मगर यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस को घटाया गया है। तो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे कम हो गया है, मगर लॉन्ग टर्म जो डेट है वो बढ़ गया है, और उसके साथ साथ जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म डेट है वो भी कंपनी यहाँ पे बढ़ा रहा है। मगर यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज जो देखने के लिए है वो है कंपनी का करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आप यहाँ पे देख सकते हैं 88,000 करोड़ के आसपास है, मगर यहाँ पे कंपनी का जो करंट एसेट है वो है 60,000 करोड़ के आसपास। तो कंपनी अगर शॉर्ट टर्म में अपने लायबिलिटी को कवर करना चाहे, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को, तो यहाँ पे वो कवर नहीं होता है। कंपनी को अपना एसेट वगैरह बेच के या थोड़ा सा और लोन लेके कंपनी को ये कवर करना पड़ेगा। उसके साथ साथ कंपनी का जो शेयर प्लेज है वो आप देख सकते हैं 99% के ऊपर यहाँ पे शेयर प्लेज है, और यहाँ से एमएफ यानी म्यूचुअल फंड भी एग्जिट कर रहा है लगातार, और यहाँ पे एफआईआई भी एग्जिट कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी वजह से भी एक सेलिंग प्रेशर बन रहा है। तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए शेयर है और अगर आपने और कुछ सोच के यहाँ पे कंपनी के अंदर पोजीशन लिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने यहाँ पे कंपनी बढ़ा है, ब्लू चिप है, इसलिए आपने पोजीशन लिया है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी का जब तक नहीं सुधारता तब तक आप कंपनी के अंदर नया कोई पोजीशन ना ले, या हो सकता है तो अपना एग्जिस्टिंग पोजीशन से आप पैसे को ट्रांसफर करके कोई बेटर एसेट में या बेटर कंपनी के अंदर अभी आप डाल सकते हैं। तो ये डिसीजन आपके ऊपर फुल्ली डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे आने वाले टाइम पे। ये कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा जो सोल एनालिसिस है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या इस वीडियो के बारे में भी कोई क्वेश्चन और डाउट है तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, साथ पाइए इस चैनल की तरफ से 50 रुपीज तक का स्टॉक बिल्कुल फ्री। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जाके ज्वाइन कर लीजिए, उसके अंदर बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी एक एक्सेल शीट के अंदर मैंने सजा के दिया है, जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया गया है एंट्री कहां पे करना है, एग्जिट कहां पे करना है और टेक प्रॉफिट कहां पे लेना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट को एक्सेस कर सकते हैं।
वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।